अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर दिया था और आज बेटा देखो 12 और 13 करना है और ख़त्म करना है इस एक्सरसाइज को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट्स आपके पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n do the coefficients do the coefficients of the second, third, and fourth terms in the expansion of the binomial 1 plus x की पावर n। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो बेटा, फॉर्म इन एपी। अच्छा देखो, ये एपी जो है ना, ये एपी जीपी ये सब चैप्टर 6 में है, लेकिन अभी सिर्फ थोड़ा सा टच दे देता हूं। एपी कहते हैं स्टूडेंट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सही है, मतलब ये पूरी सीरीज होती है, चैप्टर 6 में डिटेल में आपसे बात करूंगा स्टूडेंट्स। तो बहरहाल अभी जो हमारे पास है उस पर बात करते हैं। देखिए आपके पास ये दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर n। सही है, सो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले तो आपको कोफिशिएंट्स निकालने हैं बेटा। सबसे पहले क्या निकालने हैं? कोफिशिएंट्स निकालने हैं। और कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको पता है हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चे। कौन सा फॉर्मूला? पहले तो ये निकालने हैं आप इसका जरा। a इक्वल है 1 के, b इक्वल है x के, और अच्छा n तो है ही नहीं भाई, n ही मालूम करना है, लिखा हुआ है ना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, आपने n फाइंड आउट करना है। सही है, तो आपने कहा यार पहले कौन सी निकालनी है? सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड निकालनी है और फोर्थ निकालनी है। तो आपने यहाँ हेडिंग लगाई नेक्स्ट पेज में फॉर टर्म 2, और आपको पता था टर्म 2 है तो r कितना लेना होगा? 1 लेना होगा। तो आपने यहाँ पे लिखा टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर और बी आर। आर की जगह लिखा 1 प्लस 1 इक्वल टू, एन तो है ही नहीं तो एन सी 1, ए की जगह लिखा 1 और 1 माइनस आर, 1 नहीं सॉरी एन माइनस आर, और बी की जगह लिख दिया x की पावर 1। अब ये हो गया बेटा टर्म 2 इक्वल टू, देखो nc1 मैंने बताया था कि nc1 होता है n, और ये रहा 1 की पावर कुछ भी सर 1 रहना है तो x की पावर 1 x। तो सिंपल आपने यहां पे रखा, और स्टूडेंट्स आपके पास कोफिशिएंट देखें क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ टर्म 2 इज n, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया? n। इसी तरह स्टूडेंट्स आप, अगर मैं आपसे बात करूं टर्म 3 का, तो फॉर टर्म 3, और टर्म 3 है तो r कितना लेना होगा? 2 लेना होगा। तो आपने फॉर्मूला यूज करा टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर। तो जहां जहां r वहां वहां 2 प्लस 1, n मालूम ही नहीं है, एन सी 2, ए की जगह लिख दिया 1 n माइनस 2, और b की जगह लिख दिया x, और x की जगह लिख 2 r की जगह। तो टर्म 3 इक्वल टू देखें nc2 किसके बराबर होगा? n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सही है, nc2 है तो 2n आ जाएंगे। अच्छा 1 पे पावर कुछ भी रहे उसने 1 ही रहना है। इधर x की पावर कितनी आ जाएगी? x स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अगर मजीद आप और सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मैं 2 ही लिख रहा हूं। तो अब अगर जरा इसके कोफिशिएंट्स की बात करो तो आपके पास टर्म 3 का जो कोफिशिएंट आएगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ टर्म 3 इज n माइनस 1 अपॉन 2। इसी तरह अगर आप टर्म 4 निकालना चाहें तो टर्म 4 के लिए r कितना लेना होगा? 3 लेना होगा। सही है, तो आपने फॉर्मूला लगाना होगा कौन सा?
सो स्टूडेंट्स, अगर आपने टर्म 4 निकालना है तो R3 लेना होगा और आपने फॉर्मूला लगाना है TR+1 इक्वल टू NCR AN माइनस R BR। और यहाँ पे लिख दिया 3+1 इक्वल टू NCR की जगह क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, A की जगह 1, और ये हो जाएगा N माइनस 3 और x स्क्वायर ये हो जाएगा 3, बल्कि x स्क्वायर नहीं है बेटे, सिर्फ x। इसी तरह ये हो जाएगा टर्म 4 इक्वल टू NC3 है, देखो n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। देखो जितना बढ़ते जाएगा उतना फॉर्मूला एक्सटेंड होता रहेगा। मिसाल के तौर पे दे दूं NC4 तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 5 हो जाए फिर n बढ़ा देना। तो ये कहानी है बेटा। तो यहाँ पे 1 का लिख दिया कुछ भी और x हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास x3। तो जब आप इसको जरा सही फॉर्म में लिख देंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और x3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ। तो ये आपके पास टर्म 4 भी आ गई। जब आप इसका कोफिशिएंट निकालेंगे, आपने यहाँ पे लिखा मिसाल के तौर पे कोफिशिएंट ऑफ टर्म 4 इज, तो कोफिशिएंट आपके पास है स्टूडेंट्स n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6। ठीक है, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। अब बच्चे देखें आपके पास असल कहानी है क्या। तो सर कौन सी कहानी की बात कर रहे हैं? अरे कहानी का मतलब ये कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, फॉर्म इन एपी सीरीज। बच्चों थोड़ा सा एपी सीरीज के बारे में मुझे आपको बताना होगा ना चाहते हुए भी, क्योंकि हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है अभी एपी सीरीज, तो चैप्टर 6 में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बताना होगा कि एपी सीरीज क्या होती है बच्चों। बेसिकली होता ये है, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 3 टर्म्स है ए बी सी आर इन एपी, अगर एपी में आपके पास 3 टर्म है तो होता क्या है, बीच वाली टर्म को आप ले लेते हैं मीन, अर्थमेटिक मीन बना के, और ये फॉर्मूला होता है a प्लस सी अपॉन 2। मतलब ये कि b जो है ना वो अर्थमेटिक मीन होता है। क्या होता है? am, अर्थमेटिक मीन होता है किसका? a एंड c का। सही है, ये बेसिकली होता है एपी में। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा 2 3 4। सही है। अब 3 को जो अगर मैं कह रहा हूँ 3 जो है मेरे पास अर्थमेटिक मीन है, सर आप क्यों कह रहे हैं अपनी मर्जी चल रही? नहीं बेटा, अपनी मर्जी नहीं चल रही। 3 को साइड में रखो, अगर फर्स्ट और सेकंड लास्ट वाले को आप प्लस कर लो, 2 + 4 उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो बीच वाला नंबर ही आएगा। देखो आ रहा है? तो इसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन है ना वो यही है, क्या कि वो जो तीनों टर्म्स के कोफिशिएंट्स आएंगे वो अर्थमेटिक मीन में फॉर्म करेंगे। सही है। मिसाल के तौर पे ये देखें, मतलब ये आपके पास 3 कोफिशिएंट्स आए ना, 3 कोफिशिएंट का मतलब ये सर आपके पास जो है कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म आया, इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म आया, इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म आया। इन तीनों को अगर आप सीरीज में रखें और कोई फॉर्मूला बनाएं तो सर ये देखें, कोफिशिएंट ऑफ टर्म 3 इक्वल होगा किसके? फर्स्ट इसको और इसको प्लस करके डिवाइड कर देंगे। ऐसा ही है, तो मैंने भी ऐसा ही करा। कोफिशिएंट ऑफ टर्म 2 प्लस कोफिशिएंट ऑफ, मैं जरा कोफिशिएंट शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम लोग जरा सही से लिख देना, अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म इक्वल है इसके। तो आपने क्या करा, जो प्लस हो रहा है पहले उसको प्लस कर दें, मतलब सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट है n और फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट है n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6। और जो इक्वल किसके है सर? इक्वल है सेकेंड टर्म के कोफिशिएंट के, थर्ड टर्म के कोफिशिएंट के। और थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या है? n माइनस 1 अपॉन 2। तो सर बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैंने यहां पे लिख दिया n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है। अब
कहानी देखें आप, सवाल ये 2 कहां से आया बच्चों? अपॉन में 2 था ना, ये देखो इस फॉर्मूले में अपॉन में क्या था? 2 था, तो इसी वजह से। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा n प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6। अब ये 6 जो है, ये 6 क्या कर रहा है बच्चों? ये 6 जो है वो डिवाइड कर, मतलब ये इधर कुछ नहीं है तो इधर क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे। लेकिन इसमें एक और काम हो सकता है, अगर आप n को कॉमन ले लें, मतलब ये यहां से आपने क्या करा स्टूडेंट्स, n को कॉमन ले लिया तो आया n बन रहा n, और अंदर बच जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2, और अपॉन में क्या आ रहा है? 6। अब 6 को एलसीएम दे दो ताकि इस n से इस n कैंसिल, और अब एलसीएम दोगे तो 6 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन में क्या आ रहा है? 6। ये 6 डिवाइड हो रहा है बेटा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लेगा। 6n माइनस 6 इक्वल टू 6 प्लस, अब n माइनस 1 और n माइनस 2 को क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा भाई n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 2 जा 2। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 6n माइनस 6, और ये हो जाएगा 6 प्लस n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का n माइनस का 3n प्लस 2। अब प्लस का 2 और प्लस का 6 इसको कर दोगे 8, तो ये आपके पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 6n माइनस 6 को तो ऐसे ही लिखो, और n स्क्वायर को क्वाड्रेटिक वो बना दो जरा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 8, सही है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो सर इन सबको भी इधर लेकर आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 8, इनको जब इधर लेकर आओगे माइनस का 6n प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो आपके पास जो फाइनल बनेगी n स्क्वायर माइनस माइनस का 3n और माइनस का 6n, ये हो जाएगा माइनस का 9n प्लस का 8 और प्लस का 6 प्लस का 14 मतलब 40। अब तुम लोग फैक्टराइज कर लेना, मैं डायरेक्ट फैक्टराइज कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा माइनस का 7n माइनस 2n प्लस 14 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन निकालोगे ये आ जाएगा n माइनस 7, यहां से कॉमन निकालोगे आएगा 2, ये हो जाएगा n माइनस 7। जब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रहा है इसका मतलब आपने फैक्टराइज बिल्कुल सही करा है। तो n माइनस 7 को आपने इधर लिख दिया एक ब्रैकेट में, और n माइनस 2 को लिख दिया एक ब्रैकेट। ये दोनों इक्वल है किसके? 0 के, मतलब n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब 2 n आ रहे हैं। असल तो आपने n ही मालूम करना था, एक 7 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। अब आप कौन सा लेंगे सर? बेटा देखो मैं लूंगा 7। सर क्यों? क्योंकि बच्चों 2 तो ले ही नहीं सकता, मेरे पास तो 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म्स तो वैसे ही आ रही हैं, तो मैं n2 कैसे ले सकता हूं? तो मेरे पास तो 3 से ज्यादा है, तो मेरे पास 7 टर्म्स लूंगा मैं। तो इसीलिए मैं n का आंसर क्या लूंगा? 7 लूंगा। मतलब मैं यहां पे लिखूंगा एज द, बल्कि नेक्स्ट पेज पे ही कर लेता हूं सकून से, एज द एक्सपेंशन contain fourth term, so not possible for n equal to 2, so n equal to 7 accepted। सही है बेटा? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, और भाई क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा बिल्कुल इसी तरह, इसमें भी आपको n ही निकालना है स्टूडेंट्स, तो ये आपसे हो जाएगा आराम से। अच्छा, अब हो सकता है स्टूडेंट्स कुछ बच्चों को यहाँ पे मसला हो कि सर ये आपने 2 कैसे लेकर आ गए, ये कहानी। तो ये देखो, ये आपके पास कोफिशिएंट और ये दोनों कोफिशिएंट लिखा और इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब ये देखो यहाँ 2 डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ जाके फिर मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो इसी वजह से ये यहाँ पे 2 आया था। सही है? तो आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और स्टूडेंट्स देखो तकरीबन क्या बल्कि हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई है।
एक्सरसाइज 8.3 क्या हो गई बेटा, कंप्लीट हो गई। और एक सवाल जो रह गया है, पता नहीं कौन सा रह गया है, अगर कोई रह गया हो तो मुझे बता देना बच्चों, तो मैं वो करवा दूंगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बच्चों मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूंगा। सही है। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।